हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डीएनए पूरी डिटेल में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको हमें वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उससे पहले बहुत डिस्कवरीज हुई थी। सबसे पहले मेंडल आए थे, टीएच मॉर्गन आए थे, बॉवरी एंड सटर्न आए थे, है ना। फिर ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का हमें दिया था। फिर मॉरिस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए को रख दिया और एक्सरे पास किया और उन्हें एक्सरे की पिक्चर्स मिली। उनमें से एक पिक्चर जो थी वो काफ़ी क्लियर थी, तो उसमें वो ऐसे दिख रहा था, डबल हेलिक्स टाइप। ओके, और हमें चारगॉफ ने बताया था, उनका कोई लॉ है जो ये कहता है कि प्योरिस जो है प्रिमिडिन से मिलती हैं। आगे जाके हम बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो थी आधी अधूरी थी, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। उन सबको मिला के, किसी का कुछ लेके किसी का कुछ लेके, सबको कोलैबोरेट करके वाटसन एंड क्रिक ने अपना एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। 1953 में दिया शायद। ओके, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, जो उन्होंने मॉरिस के साथ शेयर किया। तो हम बात करते हैं डीएनए एक्चुअल में है क्या। डीएनए क्या है? डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल, जो कि एक पॉलीमर है। पॉलीमर वो होता है जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे कि पॉलीथीन है, वो इथीन से मिलकर बना हुआ है। इथीन की बहुत सारी, मोनो मतलब सिंगल, मतलब यूनिट, इथीन की बहुत सारी यूनिट्स को लेके हमने पॉलीथीन बनाया। इस तरह ये पॉलीमर है जिसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। ओके, तो हम कहते हैं कि डीएनए ऐसा होता है, समवट लाइक दिस। तो जो ये चीज़ है, ये इसकी बैकबोन है और आगे ये जुड़ा होता है बॉन्डिंग से। ओके, यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, इस एरिया में तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है पेंटोज शुगर, एक आते हैं बेस प्रोटीन्स, और एक आता है फास्फोरिक एसिड। ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती है न्यूक्लियोटाइड। ओके, अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, सिर्फ इन दो की बात करें, तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है,
पेंटोज शुगर और बेस प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और फॉस्फोरिक एसिड भी इंक्लूड कर लें तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है एक पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पेंटोज शुगर आएगी, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, प्रोटीन्स आएंगे और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों ऑर्गेनिक है और ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। पेंटोज शुगर और बेस प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फोरिक एसिड अगर इसमें इंक्लूड कर दे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ओके। डीएनए मिलता कहाँ में है? न्यूक्लियस में मिलता ही है, हर न्यूक्लियस में होगा, तभी तो सेल डिवाइड करते हैं। इसका कुछ पार्ट किसी सेल में एक्टिवेट होता है, कुछ पार्ट किसी सेल में एक्टिवेट होता है, हर एक सेल में हर एक पार्ट एक्टिवेट नहीं होता। ओके। जैसे पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है तो वहाँ पर डीएनए का वो पार्ट एक्टिवेटेड है जो इंसुलिन बनाता है, लेकिन बॉडी के किसी हिस्से में बाकी पार्ट डीएनए का वो पार्ट एक्टिवेट नहीं होगा। तो इंसुलिन कहाँ बनेगा? सिर्फ पैंक्रियास में। तो जहाँ पर जो एक्टिवेटेड पार्ट होता है वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। थायराइड वाला अपनी प्रोटीन बनाएगा, एडेनिन वाला अपनी प्रोटीन बनाएगा। जो पार्ट एक्टिवेट होगा डीएनए का वो वही प्रोटीन बनाएगा। तो हम बात कर रहे हैं डीएनए में होती है पेंटोज शुगर, जिसको राइबोज शुगर भी बोलते हैं। पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन की है, नाम से पता लग रहा है। ये एक राइबोज शुगर है, ठीक है। इसमें 5 कार्बन आते हैं। ऐसे करके 5 कार्बन आ गए। यहाँ पर लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर OH लगे हुए हैं, ओके। और नीचे लगा हुआ है CH2OH, क्योंकि कार्बन की हमने क्या करनी है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सब पूरे करते हैं। अभी फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। जो पेंटोज शुगर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक मतलब जैसे बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लिक है ना। ऐसे पेंटोज भी जो है वो, यानी कि राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है वो देखते हैं हम। ये जो OH है वो यहाँ आ जाता है, ओके। ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। ये OH यहाँ आ जाता है और अपना
H इसको दे देता है और O से जुड़ जाता है। तो देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये OH क्या करता है, अपना H जो है इस ऑक्सीजन को दे देता है जो एल्डिहाइड ग्रुप में लगी हुई है। उसका डबल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है, और ये ऑक्सीजन जो होती है इसके साथ जुड़ जाती है। तो इससे ये बन जाता है। इसको अगर दिखाएं तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारी वो ऑक्सीजन है, ये वाली, ओके। ये ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये वाला जिसके पास एक OH है और एक H है। ये सेकंड कार्बन है जिसके पास एक H है, OH है ना। ये थर्ड कार्बन है जिसके पास H है, OH है। ये फोर्थ कार्बन है जिसके पास यहाँ पर क्या है, एक H है और नीचे क्या है, CH2OH, CH2OH। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइबोस शुगर। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके। ये 5 कार्बन की रिंग है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करी और इसको पूरा साइक्लिक कर दिया और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ओके। अब हम तो DNA की बात कर रहे हैं जिसमें डीऑक्सी बोलते हैं हम, डीऑक्सी। उसमें तो डीऑक्सी लगाते हैं। डीऑक्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तो OH और H है, यहाँ पर H है। बच्चों जो ये सेकंड कार्बन है, यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें, ये वाली ऑक्सीजन को अगर हटा दें, ये हमारे पास है राइबोस। अगर यहाँ से हम हटा दें, बाकी सब ऐसा ही रहने दें, तो ये बन जाएगी डीऑक्सी राइबोस। सेकंड कार्बन से ही हटेगा, ओके। थर्ड कार्बन है तो आगे जाके लिंक होना है, वहां से नहीं हटेगा। वो कैसे लिंक होगा अभी हम बात करेंगे। हम तो फिलहाल बात कर रहे हैं कि DNA का एक मोनोमर न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक है पेंटोस शुगर, एक है प्रोटीन्स और एक है फास्फोरिक एसिड। तो फिलहाल हम पेंटोस शुगर की बात कर रहे हैं। जो पेंटोस शुगर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फोर्थ कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ओके। और हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको बोलते हैं राइबोस। अगर इसके सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन हम रिमूव कर दें, यहाँ पर हमने कोई ऑक्सीजन नहीं लगाया,
तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। एक ऑक्सीजन जो है इसमें मिस है। ठीक है, तो हमने स्टडी कर लिया कि हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है नाइट्रोजनस बेसिस। ये दो तरह की होती हैं, एक होती हैं प्यूरिन्स और एक होती हैं प्रिमिडीन्स। ओके, प्यूरिन में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्रिमिडीन में एक ही होता है। ये सारे नाइट्रोजन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की है और ये 6 की है। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड भी आते हैं अल्टरनेट। प्योरीन्स का नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है, प्रिमिडीन्स का नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है। आप ऐसे याद कर सकते हो। प्योरीन्स जो है वो दो सर्कुलर रिंग्स हैं और प्रिमिडीन्स जो है वो एक ही सर्कुलर रिंग है। इनमें ऐसे डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इतना रिमेंबर कर लो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जो प्योरीन्स होती हैं वो होती हैं ग्वानिन, एडेनिन, और प्रिमिडीन्स होती हैं साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन। ओके, ये दोनों क्या हैं, प्योरीन्स, और ये दोनों क्या हैं, प्रिमिडीन्स। ठीक है, और ये जुड़ती हैं किससे, पेंटोज शुगर से। और याद रखना है कि ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा और एडेनिन थायमिन से, ऐसे चलता रहेगा। फिर साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन। कभी भी साइटोसिन एडेनिन से नहीं जुड़ेगा और ग्वानिन थायमिन से नहीं जुड़ेगा। ओके, जितनी प्योरीन्स हैं उतनी प्रिमिडीन्स होती हैं। और ये जुड़ी किससे होती हैं, पेंटोस शुगर से। ये हम बना रहे हैं पेंटोस शुगर। ओके, यहाँ पर OH है, H है, यहाँ पर HH है क्योंकि डीऑक्सी है, और यहाँ पर क्या है, CH2OH। ठीक है, सपोज हम एक प्योरिन उठाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये जो नाइन्थ है, ये जो नाइन्थ है
यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। ओके, जो ये 9th नाइट्रोजन है इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पेंटोस शुगर के OH से मिल जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और इनमें एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन के साथ पेंटोस शुगर का, और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो हमारा पहला बॉन्ड बन गया उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, या इसको न्यूक्लियोसाइड। ओके, जब पेंटोस शुगर मिलती है प्रोटीन बेसिस के साथ तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ से OH, यहाँ से H गया, यहाँ पर नाइट्रोजन तो है ही है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस लिंकेज को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो हमने पता कर लिया। ये चारगाफ का रूल है, आगे जाके बात करेंगे। चारगाफ का रूल है कि ग्वानिन साइटोसिन से एडेनिन थाइमिन से मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि ये कि ग्वानिन थाइमिन से एडेनिन साइटोसिन से क्यों नहीं मिल सकता, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम इतना याद रखते हैं कि 2 प्योरिन्स होती हैं, 2 प्रिमिडिन्स होती हैं। प्योरिन है ग्वानिन एंड एडेनिन, प्रिमिडिन्स हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। ग्वानिन साइटोसिन से या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कैसे बनता है हम बाद में बात करेंगे इसकी। पहले तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जो DNA का मॉलिक्यूल है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? पेंटोस शुगर से, प्रोटीन से, और साथ में चाहिए हमें फास्फोरिक एसिड। तो अभी तुमने बात की है पेंटोस शुगर की और प्रोटीन्स की, जो आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं, एक और चीज़ चाहिए हमें, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, जो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दें सिंगल बॉन्ड के साथ, ये H3PO4 है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था बॉन्डिंग में +1 में, फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 5। ओके,
तो सेंट्रल एटम जो है वो कोशिश करेगा सेटिस्फाई करने की अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो जो यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ऑक्सीजन के, उनमें से ये एक अपनी तरफ ले लेगा और बनाएगा डबल बॉन्ड। तो ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का, जिसमें फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। ओके, तो हमने इसको पेंटोस शुगर के साथ जोड़ना है। तो कैसे होगा उसकी बात करते हैं। फिर से पेंटोस शुगर बनाते हैं हम। और यहाँ पर क्या है? OH। ओके, एक फास्फोरिक एसिड लेते हैं, और यहाँ पर क्या है इसके? OH। ठीक है, तो यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल आता है, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है? ये जो अब कार्बन है ये ऑक्सीजन से लिंक हो गया, किससे? फास्फोरस से। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो वाटर की रिमूवल के साथ जो बॉन्ड बना उसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ओके, और अगर हम यहाँ पर एक शुगर भी जोड़ दें, नाइट्रोजन के साथ लिंक हो गई, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड। ओके, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कार्बन के साथ प्रोटीन जुड़ी हुई है और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये जो हम बता रहे हैं ये वाली चीज़ जो है डीएनए की, ये वाली, और ये प्रोटीन मान लो, इतना सा स्ट्रक्चर जो है वो ये सारा है। मतलब ये तो बहुत बड़ा हो गया। बस एक मोनोमर की बात करो, उस मोनोमर में जो कि न्यूक्लियोटाइड है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर है और प्रोटीन है। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ओके, नोट कर लो इसको।
सपोज हमारे पास क्या है, एक एडेनिन है, ओके। ये जब शुगर से मिलती है तो बनाती है एडिनोसिन, ओके। क्या बनाती है? एडिनोसिन। तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गई एडिनोसिन। जो ग्वानिन है वो शुगर से मिलती है तो बनाती है ग्वानोसिन। ठीक है। साइटोसिन जब मिलती है तो बनाती है साइटोडाइन। क्या बनाती है? साइटिडाइन। और कौन सी बची? थायमिन। थायमिन जब शुगर से मिलती है तो बनाती है थायमिडीन। तो ये सारी क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ओके। इसमें अगर हम फास्फोरस भी ऐड कर दें और न्यूक्लियोटाइड बनाए तो इसका नाम बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। इसका हो जाएगा ग्वानाइलिक एसिड। ठीक है। इसका हो जाएगा साइनिडाइलिक एसिड। और इसका क्या हो जाएगा? थाइमिडाइलिक एसिड। ये जो है ये न्यूक्लियोसाइड है और ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। हम डीएनए की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें आपको एडेनिन भी मिलेगी, ग्वानिन भी मिलेगी, साइटोसिन भी मिलेगी, लेकिन थायमिन की जगह क्या मिलेगा? यूरासिल। वो जब शुगर से मिलेगा तो बनाएगा यूरिडीन। ठीक है। एसिड का नाम क्या आएगा? यूरिडाइलिक एसिड। तो हमने अभी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखा है, तो ये उनके नेम्स हैं। एडेनिन से एडेनोसिन, एक न्यूक्लियोसाइड, उससे एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन से ग्वानोसिन, फिर ग्वानाइलिक एसिड। साइटोसिन से साइटोडीन, साइटिडाइलिक एसिड। थायमिन से थायमिडीन, ओके। साफ साफ लिख सकता हूँ, साइटिडाइलिक एसिड, ओके। थायमिडीन से थायमिडाइलिक एसिड। और यूरासिल से बनेगा यूरिडीन या यूरिडाइलिक एसिड, ओके। तो अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं।
आइए हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएं। यहाँ पर है पेंटोज शुगर, ये अब आगे फास्फोरस से जुड़ जाएगा। वो आगे जाके एक फास्फोरस जुड़ जाएगा पेंटोज शुगर से। ओके, यहाँ पर भी क्या बना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या बना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। दो है इसलिए डाई लगा दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर। ओके, अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़ी हुई है। जैसे कि ये ग्वानिन है, ठीक है। ये 9 नंबर पे जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कौन सी पोजीशन है, 9th पोजीशन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो हट जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन है इसके बीच में, तो ये तो आपका ग्वानिन जुड़ गई 9th पोजीशन पे। यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, 1 से 9। ओके, जो ग्वानिन है वो राइबो से 9 पोजीशन पे जुड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर NH है और यहाँ पर क्या है, NH2 है। अब ग्वानिन के साथ क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। तो साइटोसिन बना लेते हैं। अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, NH2 ग्रुप आएगा, यहाँ पर NH आएगा, यहाँ पर O आएगा। ओके, तो बच्चों हमने बताया था आपको कि ग्वानिन जो है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, आपने +1 में पढ़ा था कि एक पोलर बॉन्ड है जिसमें फ्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे हाइड्रोजन का, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ये होता है वो, जिसमें एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। दोनों आपस में जब मिलेंगे, शेयरिंग करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं है ये कोवलेंट और आयनिक से, लेकिन इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
हाइड्रोजन से बनाएगा एक बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनाएगा। तो 3 तरह के बन गए। तो क्या बन गया हमारे पास, ये साइटोसिन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये साइटोसिन अब आगे जुड़ेगी एक पेंटोस शुगर से नंबर 1 पोजीशन पे। ओके, यहाँ पर फिर एक फास्फोरस आ जाएगा, जो आगे जाके फिर एक पेंटोस शुगर से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, इसका जुड़ जाएगा यहाँ से। पहले वो बॉन्ड बना लेते हैं, फिर इसको भी लिख लेते हैं। ओके, अब इस ऑक्सीजन को हटा दो। यहाँ पर अब हम एक और शुगर जोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल थायमिन जोड़ते हैं जो कि 6 रिंग है। ओके, ये जुड़ गई यहाँ से। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन है, यहाँ पर NH है, जो किससे जुड़ेगा, अगर ये थायमिन है तो किससे जुड़ेगी, एडेनिन से। ठीक है, ऐसे करके ये थोड़ा ऊपर लगा लो, इसको ऊपर जगह नहीं है, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ओके, ये जुड़ जाएगा इससे। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन NH2। तो इन दोनों के बीच में दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए हम बोलते हैं हमेशा GC से ट्रिपल बॉन्ड से, TA से डबल बॉन्ड से, ऐसे ही CG से ट्रिपल बॉन्ड से और AT से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। तो ये आपका DNA का फ्रैक्शन पार्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें फास्फोरस रिंग है, शुगर रिंग है, फास्फोरस ग्रुप है जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक। ये कौन सा बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, DNA का स्ट्रक्चर है। ओके, समझ में आ गया। नोट कर लो।
अब एक बात देखो, ये कौन सा है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर 3 एंड एक्सपोज्ड है, सपोज ये लास्ट पार्ट है डीएनए का, तो ये किससे ज्वाइन होगा नहीं, तो ये 3 डैश पार्ट एक्सपोज्ड है। सपोज ये भी लास्ट पार्ट है, तो ये कौन सा पार्ट है, 5 डैश, तो ये 3 डैश से शुरू हो रहा है और 5 डैश पे जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखो, तो ये कौन सा पार्ट है, 5 डैश, ये कौन सा एक्सपोज है, 3 डैश, तो 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश से 3 डैश, एक ऊपर एक नीचे। ये अगर सेम डायरेक्शन में होती, सपोज ये सेम डायरेक्शन में होती, तो नाइट्रोजन उधर चला जाता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप ही ना होता, इसलिए ये नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है। ये 3 डैश से 5 डैश तक चलता है, ये 5 डैश से 3 डैश तक चलता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3, ऐसे यहाँ पर काउंट कर लो, 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश से 3 डैश। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, समझ में आ गया? रब कर दूं? सब बता दिया, कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, रब कर देता। पहले एक ऐसे सिंपल सा बना लो, फिर एक को बिल्कुल इसके पास से शुरू करो, बन गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, बाद में इसकी लाइंस को रब कर दो। ठीक है, ये लाइंस रब कर दो। तो ये बन गया डीएनए। ये डीएनए का, ये देखो ये क्या है, ये वाला माइनर पार्ट है, ये वाला मेजर पार्ट है, और ये फिर से माइनर है। इस माइनर से लेके माइनर तक एक पिच होती है, इसको पिच बोल देते हैं। ओके, डीएनए की जो विड्थ होती है, ये डायमीटर जो होता है इसका, ये 2 नैनोमीटर होता है। 2 नैनोमीटर होता है, डायमीटर इसका चेंज नहीं होता, सेम रहता है। क्यों रहता है, इसके बाद अभी करते हैं हम। ये एक स्टेयर टाइप स्ट्रक्चर है, इसको स्टेयर बना लो। यहाँ पर प्रोटीन्स ज्वाइन कर लो, ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं, जैसे स्टेयर के रंग्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं। कोई ट्रिपल बॉन्ड से और कोई डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से। ओके,
तो टोटल ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जब यहाँ से आप ऐसे खोलोगे तो ये राउंड अबाउट ऐसा दिखेगा आपको। ये पूरा का पूरा 10 वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक पिच है उसकी जो लेंथ है 3.4 नैनोमीटर है और 10 बेस पेयर्स है इसमें, 10 बेस पेयर्स आते हैं और हर एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.4 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा आपका। ओके, हर बेस पेयर के एंगल की बात करें तो ये टोटल 360 का एंगल है, 10 बेस पेयर हैं तो 36 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एक्चुअल में ये स्टेयर है, इसको आपने घुमा दिया। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पे घुमाया हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं घुमाया। तो इसको अगर आप ट्विस्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा, इसको खोल के ऐसा देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये भी वही है 3.4 नैनोमीटर। ये इसके रंग्स हैं जिसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर और एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं या डायमेंशंस हैं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल की, और जिस डीएनए की बात कर रहे हैं हम ये बी टाइप है, जिसको वार्सोनियन क्रिक ने स्टडी किया था। जो मेजॉरिटी में मिलता है वो बी टाइप डीएनए होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। और मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका डायमीटर जो है हमेशा 2 नैनोमीटर रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि हमेशा साइटोसिन गुआनिन से मिलता है ना, एडेनिन थायमिन से मिलता है, गुआनिन साइटोसिन से मिलता है, थायमिन एडेनिन से मिलता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, सपोज मैंने बताया था प्योरिन जो है 2 सर्कुलर रिंग्स हैं और प्रिमिडिन जो है 1 सर्कुलर रिंग है। ऐसा ना होता अगर सी जो है जी से ना जुड़ता, सी ए से ही जुड़ जाता सपोज। ठीक है, या ग्वानिन जो है हमेशा एडेनिन से जुड़ता सपोज, मान लेते हैं, तो 2 रिंग्स आती। और साइटोसिन थायमिन से जुड़ता तो 1 रिंग होती। तो कहीं पे 4 रिंग, कहीं पे 2 रिंग, तो डायमीटर कांस्टेंट नहीं रहता है ना। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने ये सिस्टम ही हटा दिया। नेचर ने कहा हमेशा 2 1 से जुड़ेगा, ये 3 रिंग का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे डायमीटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए इसका डायमीटर जो, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें इसके सेंटर से, यहाँ से इसका सेम आता है विड्थ, तो डायमीटर इसका क्या है, कांस्टेंट है। ओके,
मैंने बताया था ये डीएनए जो स्टडी किया था ये बी टाइप का था। इसके अलावा एक बी टाइप का डीएनए होता है, एक ए टाइप का होता है और एक जेड टाइप का होता है। जैसे इसमें 10 बेस पर टर्न होते हैं, इसमें बेस पर टर्न, ओके। इसमें 10 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, ठीक है। इसकी पिच की बात कर लें, कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। इसकी 2.8 होती है, इसकी 4.4 होती है। ये थोड़ा छोटा, ये बहुत ही बड़ा, ओके। इसकी कॉइलिंग की बात कर ले तो ये भी राइट हैंड, ये भी राइट हैंड, इसकी उल्टी कॉइलिंग होती है, ओके। डायमीटर की बात कर ले तो इसका तो हमने बताया अभी 2 है, इसका 2.6 है, इसका 1.8 है। ये जिग-जैग जैसा स्ट्रक्चर है। तो कोई पूछे इनमें डिफरेंस क्या है बी, ए और जेड टाइप के डीएनए में, तो आप ये टेबल नोट कर लो, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी डीएनए के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही बच्चों, गुड नाइट।